बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पारस तथागत में। और आज हम फिर से एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो लाए हैं। चैप्टर का नाम है शब्द विचार। चलिए शुरू करते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से शब्द बन जाता है। कभी कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल को ही शब्द इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति वर्णों से होती है। जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं तो उनके समूह को हम लोग जो हैं शब्द कहते हैं। अब कई बार ऐसे शब्द बन जाते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, उन्हें हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकल पाता, उन्हें हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं शब्दों के भेद। शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं: अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, वाचा की दृष्टि से, प्रयोग एवं व्याकरण की दृष्टि से। अब चलिए देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटमल। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं निकलता है तो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चकचुक। अब देखिए, पहला है कि कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकल आता है और जिनका अर्थ निकलता है उन्हें उन शब्दों को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन जिनका अर्थ नहीं निकल पाता उन शब्दों को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे व्युत्पत्ति के आधार व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर इस प्रकार के शब्दों के अंश प्राप्त हों जिनका कोई अर्थ निकले तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे देखिए, कोई भी शब्द है, हमने उनके टुकड़े करे तो उनके जो टुकड़े हैं उनका अगर कोई अर्थ है तो वो जो शब्द होगा उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। अब जैसे देखिए, कमल, इसका क, म और ल जब हमने पृथक किया तब हमारे पास क, म और ल जिनका कोई अर्थ है, जो कि एक स्वर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कमल शब्द है ये एक रूढ़ शब्द है। अब अगला है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनके अलग अलग कुछ अर्थ होते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पर्वतारोहण। अब देखिए, इसमें बताया कुछ शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो जिन शब्दों से बने उनके खुद के भी अलग अर्थ होंगे, तभी वो जो शब्द बना हुआ है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे पर्वतारोहण, पर्वत एक अलग शब्द है और आरोहण एक अलग शब्द है और इन दोनों का ही अपना अपना अर्थ है। आगे है शिक्षार्थी। शिक्षा जो है उसका भी एक अलग, शिक्षा एक अलग शब्द है और अर्थी एक अलग शब्द है। इनके मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन इन्हें मिलाने पे हमारा यौगिक शब्द जो है हमें मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका जो थ्री है टाइप ऑफ शब्द है व्युत्पत्ति के आधार पर, वो है योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों तथा जिनका अर्थ निश्चित होता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि इसमें बताया गया है, कुछ शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम बर्फ, आलय घर, बर्फ का घर, लेकिन हम लोग इसे बर्फ का घर ना कह के पर्वत पर बर्फ का घर ना कह के हम इसे हिमालय कहते हैं। अब आगे है भाषा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के निम्नलिखित हैं: तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। चलिए अब तद्भव शब्द के बारे में जानते हैं। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, सूर्य से, आग, अग्नि से, सांप, सर्प से आदि। अब इसमें आएगा कुछ शब्द संस्कृत के होते हैं और वो हिंदी में लाएगा, लेकिन हिंदी भाषा में जब वो है तो उसका हम लोगों ने मीनिंग गड़बड़ कर दिया। मतलब कि मीनिंग तो वही रहा, लेकिन हमने उनके जो थे शब्द अलग अलग कर दिया। जैसे कि सूर्य का हमने सूरज कर दिया, यानी कि उस शब्द को ही हम लोगों ने बिगाड़ के कुछ अलग कर दिया। हिंदी भाषा में जिन संस्कृत शब्द बदल जाते हैं या हम कह सकते हैं कि उनके वर्णों के लिखने का तरीका बदल जाता है तो उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। अब अगले हैं हमारे पास तत्सम शब्द। उन संस्कृत
उन संस्कृत के शब्दों को जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। अतः ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्रह, वायु, विद्या, मयूर, कर्ण आदि शब्द। अब जैसे कि इसमें पाया गया वो शब्द जो संस्कृत के बाद हिंदी भाषा में आने के बाद भी जिनका जो वर्णों का लिखने का तरीका है वो नहीं बदलता है, वो नहीं बिगड़ता है, उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्रह, वायु, विद्या, मयूर, कर्ण आदि। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो कि हैं देशज शब्द। जो शब्द ना तो संस्कृत भाषा से और ना किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, परंतु हिंदी में आवश्यकता के अनुसार बना लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, थैला, खिड़की, जूती एवं चौपाई। अब इसमें बताया गया है कि कुछ शब्द हैं जो ना संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ना किसी अन्य भाषा से, लेकिन वो हिंदी में आवश्यकता के अनुसार उनकी बना लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, थैला, खिड़की, जूती एवं चारपाई आदि। अब हैं विदेशज शब्द। वे शब्द जो हिंदी से अन्य देशों की भाषाओं से आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है वो शब्द जो और देशों की भाषा से हमारे देश की भाषा में आए हैं, उन्हें हम लोग जो है विदेशज शब्द कहते हैं। अब अगले टाइप ऑफ शब्द जो हैं वो हमारे पास हैं संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। इसमें बताया गया जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं लेकिन वो अलग अलग भाषाओं से हों तो उनके जो मेल होता है शब्दों का, उसे हम लोग रेलगाड़ी कहते हैं। प्रयोग एवं व्याकरण की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य शब्द, सामान्य व्यक्ति सामान्यतः अपने दैनिक जीवन काल में बोलचाल के लिए जिन आम शब्दों के प्रयोग करते हैं सामान्य शब्द कहलाते हैं, जैसे कपड़ा, किताब, दूध, कमरा आदि। अब इसमें बताया क्या है वो शब्द जो कि कोई भी व्यक्ति हमारे अपने जीवन काल में आम शब्द, वे आम शब्द, वे साधारण शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति जो है अपने दैनिक जीवन काल में करता है, उन्हें हम लोग सामान्य शब्द कहते हैं। अब आगे तकनीकी शब्द, जिन शब्दों का संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से संबंधित होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इसमें बताया जिन शब्दों का संबंध जो है वो व्यवसायों से हो, विषयों से हो और विज्ञान आदि से संबंधित होता है, उन्हें हम लोग तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे इंटरनेट, ये कंप्यूटर विषय से हमारे जुड़ा हुआ है। मिसाइल, रसायन जो हमारे रासायनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है और आदि। अब व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ शब्द है विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण बदलते रहते हैं तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, बालिकाओं व बालकों। विकारी शब्द के प्रकार। अब विकारी शब्द जो हैं उन्हें बताया कि जिनका जो रूप है वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता रहे तो उन्हें हम लोग जो है विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह नहीं, जैसे आगे चलिए रमेश स्कूल गया। अब देखिए हमारे पास आया रमेश स्कूल गया, राधिका स्कूल गई। अब देखिए ये जो हमारे बहुत सी चीज़ें जैसे कि लिंग, वचन और कारक के कारण इनका जो रूप है वो बदल जाता है। जैसे हमारी कि जो बालक खेल रहे हैं, अब देखिए बालक एक शब्द है और आगे हम बोल रहे हैं बालिका खेल रही हैं। अब देखिए शब्दों के कारण जो है हमारे विकारी शब्द का जो रूप है वो बदल गया, जो कि था बालक, जो कि किसी लड़के के स्थान पे, किसी लड़के के नाम के स्थान पे प्रयोग किया गया, तो ये हमारा प्रोनाउन है। विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। संज्ञा, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान
आदि के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुछ विकारी शब्द होते हैं जो कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे पूनम, लीना, मोहन, गंगा, मेरठ, कुत्ता, हाथी आदि। सर्वनाम, जो विकारी शब्द किसी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हमें पता है संज्ञा क्या होता है। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं हमारे, प्रोनाउन जो होते हैं हमारे सर्वनाम, वो जो हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। हमारे पास है विशेषण, एडजेक्टिव। जिन विकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि जिन विकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, जैसे काला कुत्ता। कुत्ता जो है हमारे पास वो संज्ञा है और काला उसकी विशेषता बता रहा है कि वो है कैसा, उसका रंग क्या है, तो वो हमारा पास हुआ एडजेक्टिव, काला एडजेक्टिव है। सफ़ेद गुलाब, अब ये जो गुलाब है जो हमारे पास नाउन है क्योंकि गुलाब एक फूल का नाम है और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो सफ़ेद गुलाब है, सफ़ेद गुलाब है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे है क्रिया, वर्ब। जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया वर्ब कहते हैं। जैसे कि वो विकारी शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि काम हो चुका है, काम होगा या काम हो रहा या काम कभी को हुआ था, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं, तो उन शब्दों को हम लोग वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। जैसे दीपांशु रो रहा है, अमन खेल रहा है, प्रिया पुस्तक पढ़ रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ शब्द है अभिकारी या अव्यय शब्द। जिन शब्दों के रूप वाक्य में कभी परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें विकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, इधर उधर तथा कम, अधिक आदि। अब ये बताएगा जिन शब्दों का रूप, इसमें थोड़ा नहीं बताएगा। जैसे कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन या कारक के कारण नहीं बदलता है उन्हें हम लोग अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे रमेश धीरे धीरे चलो, राधिका धीरे धीरे चलो। अब इसमें धीरे धीरे वैसे ही रहेगा, इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा अविकारी या अव्यय शब्द हुआ। अब अविकारी या अव्यय शब्द के प्रकार। अविकारी या अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नांकित हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें थोड़ा इसमें भी नहीं बताया गया, जो कि है कि क्रिया विशेषण किसी की भी विशेषता था वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देता है, और एडवर्ब की भी यानी किसी और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता देता है और क्रिया की भी विशेषता बताता है। जैसे आकाश धीरे धीरे घूमता है, सागर वहाँ जाता है, फिर आकाश के हम राधिका कर लें कि राधिका धीरे धीरे घूमती है, तो इसमें हमारा घूमती चेंज हुआ और आकाश राधिका में बदल गया, लेकिन हमारा धीरे धीरे ऐसा ही रहा। सागर वहाँ जाता है, अब हम लिख सकते हैं राधिका वहाँ जाती है, वहाँ वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। स्वती जोर से रो रही है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंश जोर से रो रहा है, लेकिन इसमें जोर से में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये साथ साथ स्वती जो एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। जैसे धीरे धीरे आकाश की विशेषता बता रहा है, वहाँ सागर की विशेषता बता रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, अगर वहाँ संबंध बोधक है, इसमें पोस्ट पोजीशन लिखा है, लेकिन ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। जो विकारी शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बतलाता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब इसमें आएगा जो विकारी शब्द संज्ञा के संबंध और शब्दों से बताते हैं, वाक्य में और शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम लोग संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन कहते हैं। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। अब इससे आएगा धन के बिना, अगर हम बिना हटा दें तो ये धन का संबंध काम नहीं चलता से नहीं बन पा रहा है, लेकिन अगर हम इसमें बिना जोड़ देते हैं तो धन का संबंध जो है हमें पता चल रहा है कि काम नहीं चलता से है। अब अगले है समुच्चय बोधक, कंजक्शन। यह है अविकारी शब्द जो एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से बतलाता है, उसे समुच्चय बोधक या कंजक्शन कहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा। इसमें इन्हें ये भी शो करना चाहिए कि जो कंजक्शन होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, जो कि हम लोगों ने इंग्लिश में जो कि आराम से हम लोगों को बताया जाता है। अब इसमें है जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा। अब इसमें 2 या 2 से शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन यह अभिकारी शब्द हैं, और कि हम और भी कुछ बदल सकते, जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा, तो पानी बरसा और आंधी आई,
तो ये और ऐसा ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमारे पास अगला शब्द है विस्मयादि बोधक, इंट्रोडक्शन। जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक व विस्मय आदि का भाव व्यक्त होता है तो उन्हें विस्मयादि बोधक इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है, ओह हमारे शोर के सिर फटा जा रहा है। इसमें बताया गया वो अविकारी शब्द जिनसे खुशी, दुख या फिर कोई अन्य भाव प्रकट होता है उन्हें हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है, उफ हमारे शोर के सर फटा जा रहा है आदि। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।